मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, कैसे हैं आप सभी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अभी पिछले 2-3 दिन से हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए, थोड़ा सा ज़रूरी काम थे, है ना, उन कामों में व्यस्त था, इसलिए वीडियो नहीं आ पाया आप तक। चलिए आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का पार्ट 5 संज्ञा, है ना। अभी 3 दिन पहले तक हमने संज्ञा का पहला पेज पढ़ लिया था, पेज नंबर 24 हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। आज हमें पढ़ना है पेज नंबर 25 पर, है ना। संज्ञा की परिभाषा हम देख चुके थे, संज्ञा को समझ चुके थे। आज हम संज्ञा के भाग पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद पढ़ेंगे या संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, है ना। कि हमारे पास संज्ञा के 3 भेद हैं, है ना। हमारी किताब में जो है वो संज्ञा के 3 भेद दिए हैं, क्योंकि हमारी किताब में इतना ही सिलेबस है हमारा, है ना। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हमारे पास इस क्लास में हमें पढ़ने के लिए 3 ही भेद हैं। हमारे सिलेबस में 3 भेद हैं, उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हम पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पर देखते हैं। तो लिखा है संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, है ना। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 संज्ञा हमारे पास है ना। तो चलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, थोड़ा सा उदाहरण और उसकी परिभाषा के माध्यम से हम समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ रहे हैं। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या पदार्थ का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति का नाम पता चल रहा हो, या किसी एक स्थान का पता चल रहा हो, या किसी एक वस्तु की जानकारी मिल रही हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड होता है, किसी एक का पता चलता है। जैसे कुछ उदाहरण समझ रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद, हमारी किताब में लिखा है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद एक ही व्यक्ति थे, कोई 10-12 व्यक्ति तो थे नहीं जिनका नाम स्वामी विवेकानंद हो, एक ही व्यक्ति थे स्वामी जी, ठीक है। इंदिरा गांधी भी एक ही था, पर्टिकुलर व्यक्ति था, एक था, ठीक है। लाल किला भी एक ही है भाई, है ना। भारत में लाल किला, दुनिया में लाल किला एक ही, यूनिक चीजें हैं, है ना, अद्वितीय चीजें हैं। ताजमहल भी यूनिक है भाई, एक ही है ना। और उसके बाद में आगरा, दिल्ली, जो चीजें सिर्फ एक हो या अद्वितीय हो या उनके बराबर कोई दूसरी नहीं हो या ज़्यादा संख्या में नहीं हो, सिर्फ एक हो, तो उसे, या जिसका पर्टिकुलर नाम हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं, है ना। जैसे कि मैं मान के चलूं मेरा नाम कमल है, ठीक है, तो कमल व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। लेकिन यदि व्यक्ति की बात करूं कि बहुत सारे लोग इकट्ठा है, तो वो हमारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे या जातिवाचक संज्ञा में, अलग अलग में आते हैं, ठीक है, तो वो समूहवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि मैं अपनी बात करूं, अकेले व्यक्ति की बात करूंगा, या मैं तुम्हारे अकेले व्यक्ति का नाम लेकर के बात करूंगा, तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ अथवा स्थान के जातिगत नाम का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जाति का मतलब उसके ग्रुप से, उसके समूह से है, न कि जो हमारे घरों में, जो हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो जाति व्यवस्था चलती है, उससे कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है। यहाँ पर जातिवाचक है जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का नाम बोध होता हो या जातिगत नाम बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण से क्या होगा? पशु, है ना। पशु सारे एक जैसे पशु हैं, सबके 4 पैर हैं, ठीक है, सबके 2 सींग हैं, तो वो एक ही ग्रुप में आ गए, एक जैसे, तो सारे पशुओं को हमने जातिवाचक संज्ञा में रखा। पक्षी है तो पक्षी हमारे सभी जातिवाचक संज्ञा में है ना। स्त्री है, बालक है, वृक्ष, कुर्सी, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, है ना, देश, महीना, ये सभी हमारे जातिवाचक संज्ञा में है, क्योंकि सभी एक जैसे होते हैं, ठीक है। इसलिए उनको जातिवाचक संज्ञा में इनके ग्रुप के आधार पर, इनके समूह के आधार पर इनको रखा है इनका जातिवाचक संज्ञा,
ठीक है। अब यदि यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि जब ज़्यादा संख्या में एक जैसे लोग आ रहे हो तो वो, जैसे पशु का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, पशु की बात आती है तो सारे पशु जातिवाचक संज्ञा में, फल की बात आती है तो फल सारे जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि आम की बात करेंगे तो आम क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसको उसकी जाति से हटाकर हम बात कर रहे हैं। फल को फल जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन फल में भी यदि आम की बात करें, अनार की बात करें, अंगूर की बात करें, अलग अलग फलों की बात करते हैं तो वो जब अलग की बात करते हैं तो वो कहाँ आ जाएंगे, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी गुण, विशेषता, स्थिति, दशा के नाम का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब किसी भी चीज से या किसी ऐसे शब्द से हमको पता चल रहा हो, किसी चीज के भाव के बारे में पता चल रहा हो, किसी की विशेषता पता चल रही हो या किसी का गुण पता चल रहा हो तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में ऊंचाई, है ना, कहते हैं कि पर्वत बहुत ऊंचा है, कहते हैं ना कि पर्वत बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पर पर्वत की विशेषता बताई जा रही है। किस शब्द से बता रहे हैं, ऊंचे से, या उसकी ऊंचाई से हम बता रहे हैं कि पर्वत की ऊंचाई बहुत है, तो ऊंचाई जो है वो हमारा भाववाचक संज्ञा है। गुलाब जामुन बहुत ही मीठी है ना, या गुलाब जामुन में मिठास है, तो गुलाब जामुन की विशेषता क्या हो रही है, मिठास या मिठाई, तो क्या होगा, वो भी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। उदासी, आज मेरा दोस्त उदास है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, खुश बैठा हुआ है, गुस्से में बैठा हुआ है, नाराज बैठा हुआ है ना, तो ये उसकी स्थिति हो गई भाई, है ना। तो जो भी स्थिति में हम बात करेंगे वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास और भी उदाहरण पढ़ते हैं। बचपन है, खुशी, दुख, आनंद, दया, प्रेम, क्रोध, शांति, वीरता, ये सभी हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे पढ़ते हैं कि इन भेदों के अलावा संज्ञा के और भी दो भेद माने गए हैं, एक द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदाय संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, है ना। तीन मुख्य संज्ञाएं हमारे पास है, हमारे सिलेबस में, हमारी किताब में तीन मुख्य संज्ञाएं दी गई है, लेकिन दो संज्ञाएं जो और है वो अतिरिक्त रूप में माना है। कौन कौन सी है, एक समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा, उनको भी देखते हैं, उनको भी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है द्रव्यवाचक संज्ञा में। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस तरह से है, देखते हैं किताब में पेज नंबर 25 पर। जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ का बोध करवाते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। अब जिन भी शब्दों से हमें पता चल रहा हो कि वो धातु है या वो कोई द्रव्य है ना, या कोई वो पदार्थ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण में देखते हैं कि सोना, चांदी है, तांबा है, ये क्या होता है, सब द्रव्य, क्योंकि ये धातु होती। सोना धातु है, चांदी धातु है, तांबा है, पीतल है, लोहा है, जस्ता है, कांसा है, स्टील है, ये सब हमारी धातु हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में अब देखेंगे, द्रव्य जितनी भी लिक्विड चीजें हैं, जितनी भी तरल चीजें हैं, है ना, उनको हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध है, पानी है, तेल है, घी है ना, इस तरह की जो डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है, इनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में कहते हैं, है ना। फिर उसके बाद में कहते हैं, है ना, अनाज है, मक्का, चावल, ये सभी चीजें हमारी पदार्थ में आ गई, है ना, अनाज आ गए सारे, मक्का, चावल सारे। समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा में जो शब्द पूरे समुदाय या समूह की बात करते हो उन्हें हम समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि कक्षा, हमारी कक्षा है, अब हमारी कक्षा में कोई ऊंची हाइट का भी बैठा है, कोई नीची हाइट का भी बैठा है, कोई मोटा भी बैठा है, कोई छोटा भी बैठा है, कोई दुबला भी है, कोई पतला भी है ना, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है और कोई पढ़ने में कमजोर भी है, तो सारे गुण वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना, सबकी कोई ना कोई विशेषता है। कोई खुश भी होता है, कोई नाराज भी होता है क्लास में,
कोई रोता भी है तो कोई हंसता भी है क्लास में, सारी विशेषताओं वाले लोग बैठे होते क्लास में। तो क्या कहेंगे इसको हम समूह बोलेंगे या समुदाय बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी प्रकार के लोग बैठे हुए हैं। तो समुदाय में सभी एक जैसे लोग नहीं होते हैं, बस एक इकट्ठा लोग होते हैं, ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो हमारी क्लास में भी या कक्षा भी हमारा समूहवाचक संज्ञा में, भीड़ है, जनता है, ये भी क्या होंगे समूहवाचक संज्ञा में होगी। जुलूस होता है ना, जो जुलूस निकाले जाते हैं रोड पर, वो भी है। पार्टी होती है, पार्टी भी समूहवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, चलिए पेज पलटते हैं भाई, है ना। पेज पलटेंगे तो लिखा है भाववाचक संज्ञा की रचना। हमने भाववाचक संज्ञा पढ़ा, अब भाववाचक संज्ञा को किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बदलते हैं वो देखते हैं। जरा पेज नंबर 26 पर देखते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ये महत्वपूर्ण चीज है कि संज्ञा भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। एक तो जातिवाचक संज्ञाओं से या जातिवाचक शब्द जो है उनसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। जितने सर्वनाम हैं उन सर्वनाम से बनेगी, विशेषण है उन विशेषण से बनेगी, क्रिया है उन क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है। तो कुछ उदाहरण देखते हैं, बाकी उदाहरण आपको पढ़ना है ना। पहले वाले कॉलम में देखते हैं, मित्र लिखा है तो मित्र का क्या होगा, मित्रता हो जाएगा। ठीक है, मित्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई हमारी। ठीक है, मानव जो है, मानव हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई भाई। शत्रु, शत्रु हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया तो उसका शत्रुता हो जाएगा। मनुष्य, मनुष्य का मनुष्यता हो गया। लड़का, उसका क्या होगा है लड़कापन, है ना, लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा, उसका लड़कापन। भाई, भाई का क्या हो जाएगा भाईचारा। शिशु का शैशव, है ना। इस तरह से इनके संज्ञा बदल जाएंगी, इनके भाव बदल जाएंगे। नीचे वाले कॉलम में देखते हैं सर्वनाम किस तरह से बदलते हैं। ठीक है, निज, निज का निजत्व या स्वयं का या निजता। ठीक है, स्व मतलब स्वयं का, खुद का, उसका क्या बनेगा स्वत्व मतलब स्वयं का। मम, संस्कृत में मम बोलते, मम मतलब मेरा, तो क्या बोलेंगे ममत्व या ममता, है ना। पराया, परायापन। अपना, अपनापन। सम, समता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण, विशेषण द्वारा किस तरह से बनाते हैं। जैसे गरम है, गरम पानी की या दूध की या लिक्विड की विशेषता बताता है, तो गरम जो है उसका क्या हो जाएगा गर्मी। ऊंचा, ऊंचा का क्या हो जाएगा ऊंचाई। जैसे हमने पढ़ा था कि पर्वत ऊंचा है, उसको क्या बोलेंगे भाववाचक संज्ञा में, पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है तो वो उसका भाववाचक संज्ञा हो गया। बड़ा, बड़ा जो है वो हमारा क्या है विशेषण है, विशेषता बता रहा है, उसका क्या हो जाएगा बड़प्पन, है ना। गोल, गोल जो है वो हमारी विशेषता बता रहा है। जैसे रोटी है, रोटी गोल है तो रोटी की विशेषता क्या होगी गोल है, और उसको भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे तो क्या आएगी रोटी की गोलाई बहुत ही अच्छी है ना, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। मीठा, मीठा जो है वो उसकी विशेषता बता रहा है तो विशेषण हो गया, है ना। जैसे गुलाब जामुन मीठी है, ठीक है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा में किस तरह से लिखेंगे कि गुलाब जामुन की मिठास बहुत है, या गुलाब जामुन में मिठास बहुत है, तो क्या कहेंगे उसको भाववाचक संज्ञा में हो गया। भूखा, है ना, कोई व्यक्ति भूखा है तो उसकी भाववाचक संज्ञा क्या कहेंगे। जैसे कि मैं कहूँगा कि मैं बहुत भूखा हूँ, है ना, ये हमारा विशेषण हो गया, मेरी विशेषता बता रहा है या मेरी स्थिति को बता रहा है, तो मैं बहुत भूखा हूँ। अब इसी को भाववाचक संज्ञा में लिखेंगे तो क्या कहेंगे मुझे भूख है ना, मुझे भूख लगी है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, अगले वीडियो में पेज नंबर 27 पर प्रश्नोत्तर देखेंगे और क्रिया द्वारा किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, यहाँ किताब के दिए उदाहरणों को पढ़िएगा और कुछ उदाहरण अपने मन से भी निकालिएगा। ठीक है, थैंक यू।